हेलो एवरीवन, द डिग्निटी क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ध्वनि की चाल, खासकर अच्छे से क्वेश्चन बताए थे हमने किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस में बताई थी। उसके बाद हमने ध्वनि का परावर्तन देखा था। ध्वनि की परावर्तन मेंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ध्वनि का परावर्तन प्रकाश की भांति होता है तो इसके नियम लिखिए, तो सेम यही है। उसके बाद में हमने देखा था प्रतिध्वनि, इको ध्वनि। इको प्रतिध्वनि आपने देखा होगा क्या होती है कि कई कबार हम किसी कुएं के पास जाते हैं, वहाँ हम आवाज़ लगाते हैं तो वो लौट के आती है, वही प्रतिध्वनि है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो बनता था कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की कुल दूरी की आधी होना चाहिए, वो हमने बता दिया था कि किस तरीके से। एक देखते हैं अनुरणन, ध्वनि का अनुरणन। अनुरणन इंग्लिश से बोलते हैं रिवर्बरेशन, अनुरण। कभी कभार आपने देखा होगा जहाँ बड़े हॉल होते हैं, बड़े हॉलों में जो उत्पन्न जो ध्वनि हो जाती है वो दीवारों के बहु परावर्तन के कारण, तो जैसे ही दीवारों के बहु परावर्तन होता है तो वो आवाज़ काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह घटना अनुरण कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी बड़े हॉल, ये छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बहुपरावर्तन के द्वारा, अभी हमने देख लिया था, परावर्तन देख लिया था। तो बहुपरावर्तन, कई बार एग्जामिनर बारंबार परावर्तन भी बोल लिख देते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होगा। तो किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि दीवारों में बहुपरावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, यह क्रिया अनुरणन कहलाती है। यह क्रिया अनुरणन कहलाती है। कभी कभार आपने देखा होगा बहुत बड़े हॉल होते हैं, जैसे ही आप उसमें आवाज़ लगाते हैं या बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो दीवारों के द्वारा बहुपरावर्तन के द्वारा वो ध्वनि काफ़ी समय तक रहती है। इस घटनाक्रम को या इस घटना को हम अनुरणन कहते हैं। अनुरणन कम करने के लिए कभी कभार अगर आपने देखे होंगे, आजकल जो ऑनलाइन स्टूडियो, जैसे हम क्लास आपको ले रहे हैं, स्टूडियो देखे होंगे, कुछ सभा कक्ष देखे होंगे या बड़े हॉल देखे होंगे, वहाँ पर कुछ अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए आजकल बड़े हॉलों में या जो संपीड़ित फाइबर होते हैं, इनकी अवशोषक लगाए जाते हैं, जिससे कि अनुरणन की घटना को कम किया जा सके। बस अनुरणन यही था, थोड़ी सी परिभाषा बताई थी, मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अनुरणन की घटना को कम करने के लिए आजकल अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़ित फाइबर लगाए जाते हैं, जिससे कि वो आवाज़ होती है उसको वो अवशोषित कर सकें। तो ये तो केवल और केवल अनुरणन की घटना थी। लेकिन ध्वनि के बहुपरावर्तन के उपयोग, और यही आपसे पूछा था 2021 में, प्री में 2021 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्वनि के बहुपरावर्तन के उपयोग। पहली क्लास से हमने आपको एक ही बात बोला था, एग्जामिनर आपसे बस केवल और केवल क्या पूछेगा, अप्लाइड पोर्शन मतलब उपयोग ही तो पूछता है। तो मैं पहले बहुपरावर्तन के उपयोग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। परावर्तन आपने देख लिया है। अगर आपने देखा होगा जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, गाड़ियों के हॉर्न हुए, शहनाई हुई, लाउड स्पीकर हुए तथा लाउड स्पीकर आपने देखा होगा गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं, शहनाई होती है, लाउड स्पीकरों को इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि जैसे हॉर्न देखा आपने, लाउड स्पीकर देखा, उनको इस तरीके से तो बनाया जाता है। या शहनाई हुई
या हॉर्न हुआ कुछ इस तरीके से, या मतलब उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक ही दिशा में, मतलब उनकी जो ध्वनि है वो सभी दिशाओं में ना फैलकर केवल एक ही दिशा में फैले, जिससे कि सुनने वाला जो श्रोता है, सुनने वाले श्रोता जो तरंगों को बार बार परावर्तित करके आगे दिशा में क्या करता है, भेजता रहता है। तो पहला उपयोग तो इसी का था कि ध्वनि का जो बहुपरावर्तन है हॉर्न में, शहनाई में, लाउड स्पीकर में किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि सभी दिशाओं में फैले बिना इन यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि बार बार परावर्तित होकर केस में श्रोता के कान में पहुँचे। इसी प्रकार अगर आपने नाम सुना होगा और यही पूछा था स्टेथोस्कोप, 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 स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है। स्टेथोस्कोप चिकित्सा यंत्र है जिससे डॉक्टर, अगर हमारी जो हार्ट बीट होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। यह भी ध्वनि के बहुपरावर्तन पर आधारित है, ध्वनि के बहुपरावर्तन पर आधारित है। आपसे यही पूछा गया था। स्टेथो एक थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ऑप्शन था ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, तीसरा था ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा और चौथा था बहुपरावर्तन द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक और बात बता देते हैं, तीसरा उपयोग कंसर्ट हॉल, जहाँ पर कंसर्ट होती हैं, जहाँ पर जो संगीतकार आते हैं उन्हें बोलते हैं कंसर्ट हॉल। इंग्लिश में भी देखा होगा, आपने नाम सुना होगा कि लाइव कंसर्ट हो रही है। तो कंसर्ट हॉल जहाँ पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन कक्ष तथा सभा भवन कक्ष व सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल जनरली सबने देखा होगा। सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, क्योंकि परावर्तन होने के बाद ध्वनि सभी भागों तक पहुंच सकती है। तो इस तरीके से ध्वनि के बहुपरावर्तन के उपयोग हॉर्न, शहनाई, लाउड स्पीकर जैसे वाद्य यंत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि का के सभी दिशाओं में न फैलकर एक निश्चित दिशा में, जिससे ध्वनि की परावर्तन होने के बाद जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, उसके कानों तक सही तरीके से सही दिशा में भेजा जाए। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है। इसके द्वारा जो ध्वनि, जो हृदय की धड़कन सुनी जाती है, यह ध्वनि के बहुपरावर्तन पर आधारित होता है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष व सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, क्योंकि ध्वनि के बहुपरावर्तन के बाद सभी ध्वनि सभी दिशाओं में पहुंच जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और मेंस में ये पूछ लिया जाएगा कि ध्वनि के बहुपरावर्तन के किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर किन्हीं दो उपयोग पूछ ले तो 2 नंबर 15 शब्द में लिखना होता है। तो एक तो स्टेथोस्कोप लिख देना सीधा, और एक कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा हॉल लिख देना, उसके बाद कुछ मत लिखना। तो इस तरीके से ध्वनि के बहुल परावर्तन हो गए। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है ध्वनि का, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आवृत्ति के ध्वनि तरंगें आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बटी हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहली जो तरंगें हैं उनको बोलते हैं ऑडिबल तरंगें, श्रव्य तरंगें, इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबल तरंगें, ऑडिबल वेव्स। दूसरी है अपश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव, अपश्रव्य तरंगें। और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगों से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराश्रव्य तरंगों के किन्हीं 2 उपयोगों को या पराश्रव्य तरंगों के किन्हीं 5 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। और कभी कभार मेंस में प्री में भी क्वेश्चन बनता है, उस पर चर्चा हम जब हमारी लाइव कॉन्सेप्ट क्लास होगी उस पर हम 1 बाय 1 चर्चाएं करेंगे। तो पहली है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहली है ऑडिबल, जिसे बोला जाता है श्रव्य तरंगें। दूसरी है इंफ्रासोनिक, जिसे अपश्रव्य तरंगें। और तीसरी है अल्ट्रासाउंड, जिसका नाम सभी ने सुना होगा,
अल्ट्रासाउंड का सभी ने सुना है, जिन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। थोड़ा हम सभी के बारे में देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य, 1 बाय 1 देख लेते हैं। श्रव्य तरंगें, पहली है श्रव्य तरंगें, पहली है हमारी श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? ध्वनि तरंगें, ऐसी ध्वनि तरंगें जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, ऐसी तरंगें या ऐसी ध्वनि तरंगें, ऐसी ध्वनि तरंगें, नाम से क्लियर है ना, ऐसी ध्वनि तरंगें जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगें। सुन सकता है, क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इनकी जो आवृत्ति होती है श्रव्य तरंगों की, कंफ्यूज मत होना, ये श्रव्य हैं, ऑडिबल हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कभी कभार आपको दे देगा इसकी जो आवृत्ति होती है 20 से 20 हर्ट्ज के मध्य होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। श्रव्य तरंगें, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी ध्वनि या ऐसी ध्वनि तरंगें जिन्हें हम सुन सकते हैं या हमारा कान सुन सकता है, श्रव्य तरंगें। इनकी जो आवृत्ति होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज होती है या 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं इसी में, दूसरी कौन सी थी हमारी? अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि नाम से क्लियर है, इंफ्रासोनिक। वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता, तो ये क्या हो गई? अपश्रव्य ध्वनि। तो ये ध्वनि की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? इनकी आवृत्ति अपश्रव्य की या इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगें होंगी उन्हें अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इन तरंगों को हम नहीं सुन सकते, इन तरंगों को नहीं सुना जा सकता, तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते हैं। ये तरंगें भूकंप, ये तरंगें भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप के समय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, विस्फोट, विस्फोट, विस्फोट तथा व्हेल और हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न होती हैं। व्हेल तथा हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न होती हैं, हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न होती हैं, हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न होती हैं, प्राणियों में उत्पन्न होती है। क्लियर? पहली थी हमारी कौन सी? आवृत्ति के आधार पर। कौन सी? ऑडिबल, श्रव्य तरंगें, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 मतलब 20 किलो हर्ट्ज की थी, जिन्हें हमारा कान सुन सकता है। दूसरी थी हमारी अपश्रव्य तरंगें, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी। हमने ये बताया था कि आवृत्ति क्या होती है, एकांक समय में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हमने हर्ट्ज बताया था। तो अपश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी, इन तरंगों को सुना नहीं जा सकता। ये भूकंप के समय या ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है या कुछ प्राणी जैसे व्हेल हुई या हाथी हुई, इनमें उत्पन्न होती हैं। बस आपको केवल और इसकी आवृत्ति जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभार सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी खासकर पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड से पूछा जाता है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। तीसरा है हमारी पराश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य जिसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंडिंग, अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें आपने सुना होगा चमगादड़, चमगादड़ में क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासाउंड ही
होती है। तो इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कभी कभार एग्जामिनर ऐसे देता है 20 किलो हर्ट्ज, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें क्वार्ट्ज की क्रिस्टल, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इन्हें क्वार्ट्ज की क्रिस्टल से उत्पन्न किया जा सकता है। क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं, कि क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं, कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी आवृत्ति इम्पोर्टेंट है। पराशरम, जैसे आपने सुना होगा चमगादड़ में चमगादड़ हुआ, आपने सुना होगा व्हेल मछली, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली। इन अल्ट्रासाउंड जो वेव का है, पराशरम ध्वनि का प्रयोग कर ये क्या करती है, संकेतों को भेजने। आपने सुना होगा, जब आपने महत्वपूर्ण मापक यंत्र पढ़े थे वहाँ सोनार पढ़ा होगा, तो सोनार में भी हमने बताया था अल्ट्रासाउंड वेव का ही प्रयोग किया जाता है। तो पराशरम ध्वनि जो ऐसे चमगादड़ हुई, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये अपने संकेतों को भेजने के लिए और समुद्र की गहराई में किसी वस्तु की खोजने के लिए पराशरम ध्वनि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने सोनार को देखा होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में पराशरम ध्वनियाँ, जैसे कि जो बोला जाता है ना कि लेजर के द्वारा क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, वो सब क्या है, पराशरम ध्वनि तो है। लेकिन यहाँ क्या था, आपको ये ध्यान रखना था कि इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, और जो अपश्रव्य ध्वनि इंफ्रासोनिक होती है उनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो मेंस में बन सकता है कि पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग क्या क्या हैं, या पराश्रव्य ध्वनि के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए, या पराश्रव्य ध्वनि के किन्हीं 5 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड ध्वनि के उपयोग, जैसे हमने अभी किसके उपयोग पढ़े थे, जिस प्रकार से हमने अभी उपयोग पढ़े थे ध्वनि के बहुपरावर्तन के, अगर याद आ रहा होगा आपको तो स्टेथोस्कोप पढ़ा था। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब पराध्वनि के अनुप्रयोग या इम्प्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, पराध्वनि के उपयोग। अब जैसे मेंस में पूछा जाता है तो लिखते हैं पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं, इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा और उद्योगों के क्षेत्र में किया जाता है। तब हम लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित उपयोग हैं 1 2 3 ऐसे। अगर एमसीक्यू पे बन सकता है कि निम्नलिखित में कुछ कूट दे देगा, कूट के साथ में, या ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित कथनों में या पराश्रव्य ध्वनि के संदर्भ में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके, तो पहले अगर हम बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंग है, सभी को पता है 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति है इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योगों। तो कभी आपने देखा होगा कि धातु की जो ब्लॉक होते हैं, धातु के ब्लॉकों की दरार, धातु के ब्लॉकों में उत्पन्न दरार एवं अन्य दोषों का पता लगाने के लिए, सोनार सिस्टम की हमने बात की थी जब महत्वपूर्ण मापक यंत्र पढ़े थे कि सोनार सिस्टम क्या है, और सोनार में ही अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग किया जाता है जो पनडुब्बियों के नेविगेशन में सहायता करता है। तो धातु के ब्लॉकों में उत्पन्न दरार एवं दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग किया जाता है लगाने में। आपने देखा होगा कि धातु के जो ब्लॉक होते हैं या बड़े बड़े जो बांध होते हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे ही इनसे अल्ट्रासाउंड वेव निकाली जाती है, जहां पर इसमें कुछ संसूचक, हिंदी में बोलते हैं संसूचक इंडिकेटर्स होते हैं, तो संसूचक जो होते हैं जहां पर कोई दरार होगी या कोई भी दोष होता है तो ये अल्ट्रासाउंड वेव क्या करती है, वहां से परावर्तित होकर लौट आती है,
तुरंत ही पता चल जाता है कि इस प्रकार का दोष है या इस प्रकार की दरार उत्पन्न है, उसे सही किया जा सकता है। अगर इस प्रकार से घटना अगर नहीं हो पाए तो आपको देखा होगा जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं धातु के, या मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े पुल होते हैं, जैसे बांध, जैसे रेल के पुल हुए, तो इस तरह की समस्याएं नहीं क्लियर हो तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो धातु के ब्लॉक में उत्पन्न दरार एवं दोषों का पता लगाने में पराध्वनि अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग किया जाता है, ये भी बता दिया था। जैसे धातु के ब्लॉक में इसको प्रवेश कराया जाता है, जहाँ पर कोई दरार होगी या कोई दोष है वो वहाँ से इंडिकेटर के द्वारा लौट के आ जाती है, और संसूचक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पता लगा देते हैं कि यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई दोष है। तो धातु के ब्लॉक को कभी कभार आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कुछ अवयव होते हैं जिनको हम साफ नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को साफ करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का भी अवयवों को साफ करने के लिए भी पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। करने के लिए कैसे किया जाता है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम साफ नहीं कर सकते, उसमें हाथ नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं, ये जो मार्जिन विलयन बनाया जाता है उनको मार्जिन विलयन में अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ी जाती हैं या उनमें प्रभावित की जाती हैं, तो उसमें जो धूल के कण होते हैं, चिकनाई होती है, उन्हें क्या हो जाता है, वो साफ कर देता है, हट जाती हैं। तीसरा, अगर आपने देखा होगा जब हम ईसीजी करते हैं हार्ट की, इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राम ईसी हृदय का जो प्रतिबिंब बनाते हैं, हृदय के प्रतिबिंब में भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कभी कभार आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड का उपयोग सोनोग्राफी में करते हैं। सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम करते हैं। सोनोग्राफी में पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो सोनोग्राफी का जनरली आपने सभी ने देखा होगा, जो पराध्वनि होती है सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में आपने देखा होगा भ्रूण की जो अनियमितता होती है, भ्रूण की अनियमितता का पता लगाया जाता है। इसे आपने देखा होगा लिंग परीक्षण जो होता है, इसीलिए तो अनियमितता, तो सोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि भ्रूण की जो जांच, गर्भकाल में भ्रूण की जांच की जाती है, भ्रूण की क्या क्या अनियमितता है, ये सारी की सारी इसमें सोनोग्राफी में होता है। ये भी तो पराध्वनि अल्ट्रासाउंड के प्रयोग है। आपने देखा होगा जो लेजर तकनीक द्वारा भ्रूण, जो किडनी के गुर्दे की क्या की जाती है, कभी स्टोन पड़ जाती है, पथरी पड़ जाती है, किडनी में जो पथरी पड़ती है उसमें भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे इसके उपयोग होते हैं। इसी प्रकार और देख सकते हैं कभी जो कीड़े नष्ट करने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। मारने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा जो स्वचालित दरवाजे होते हैं, स्वचालित दरवाजों को भी नियंत्रित करने का कार्य अल्ट्रासाउंड वेव करती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, या आपसे उदाहरण दे देगा कि पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड ध्वनि के संदर्भ में सही है या नहीं है। 4 इसमें से दे देगा, कोई भी दे देगा, कीड़ों को मारने के लिए, स्वचालित ध्वनि के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना ध्वनि से रहती है। ध्वनि के वो सारे आयाम जहाँ से एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोबारा से हमने इसी को एक बार रिपीट करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग धातु के ब्लॉकों को में उत्पन्न दरार एवं दोषों को पता करने के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं इनको साफ करने के लिए, जैसे मार्जिन विलयन हुआ, मार्जिन विलयन में इनको प्रभावित किया जाएगा, उससे धूल के कण हट जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी आपने देखी होगी, हृदय का प्रतिबिंब बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव का ही प्रयोग किया जाता है। चौथा अगर हमने देखा था, इसी में था सोनोग्राफी में पराध्वनि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, जिससे गर्भकाल, भ्रूण के गर्भकाल का पता चलता है जांच, और उससे भ्रूण की अनियमितता का भी पता चल जाता है। तीसरा जो किडनी में हमारी जो पथरी पड़ जाती है, स्टोन बोलते हैं इसको, लेजर किरणों के द्वारा इसका ऑपरेशन होता है, वो भी इसी का उपयोग है। कभी कभार इनको कीड़ों को मारने के लिए, जो नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और स्वचालित जो दरवाजे होते हैं इनको भी नियंत्रित करने का काम कौन करती है,
तो क्या करती है, वो अल्ट्रासाउंड करती है। तो ध्वनि के वो सारे आयाम जहाँ से प्री का हो चाहे मेंस का हो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, उन सारों पे हमने चर्चाएं कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस हम बता देते हैं इसके बारे में कि ध्वनि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। और लेकिन जब हमारी महामैराथन या कुछ हमारी लाइव कंसर्ट क्लास होंगी, ध्वनि के वो सारे आयामों के क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जिस पर आपके सारे के सारे क्वेश्चनों से ही आपको सारे, लेकिन क्वेश्चन तब से होते हैं जब हमारी थ्योरी सही से हमने पढ़ी होती है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। यहाँ से मैंने बताया था कि ये सिंपल क्वेश्चन है एग्जामिनर का, लेकिन कठिन से कठिन क्वेश्चन क्या बना सकता है, तो अधिकतम चाल होती है, ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। एक वायु में, वायु में, दूसरी ठोसों में, तीसरा है जल में, चौथा है जल व ठोस दोनों में, जल व ठोस दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ठोसों में। मैंने बताया था ध्वनि की चाल ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अगर ठोस पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक होती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद निकल, निकल के बाद में हम लेते हैं स्टील, स्टील के बाद लोहा, लोहा के बाद पीतल। अगर द्रव ऑप्शन में हो तो ध्यान रखिएगा जो जल समुद्री जल होता है उसकी सर्वाधिक होती है, उसके बाद आशुद्ध जल, आशुद्ध जल के बाद में एथिनॉल, उसके बाद में मेथिनॉल। गैस भी अगर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद वायु, वायु के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन सरल था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने ये बता दिया था क्रम जरूर याद रख लेना, क्रम के आधार पर ही क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन। फिर चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि की निर्वात में चाल होती है, कि निर्वात में चाल होती है, निर्वात में चाल होती है। पहला है ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरी होती है 330 मीटर पर सेकेंड, तीसरी होती है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। और चौथा है इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होती है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा, गलती हो सकती है आपसे, पर ध्यान रखिएगा ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, यह नोट लिखाया था हमने, नोट करके दिखाया था कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। और ये 330 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री पर किसकी चाल है, ध्वनि की। 3 × 10⁸ ये किसकी चाल है, प्रकाश की। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको हल करने हैं। एक क्वेश्चन और जो 2021 में आया था उस पर हम बात कर लेते हैं कि स्टेथोस्कोप, ये 2021 में RS में आया था। RS 2021 के प्री एग्जाम में से पूछ लिया गया था कि स्टेथोस्कोप में रोगी कि दिल की धड़कन आपको ये आवाज आ रही होगी अभी, दिल की धड़कन की ध्वनि, आपकी दिल की धड़कनों को कोई और सुनता होगा कि धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है।
ये ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, बहु अपवर्तन द्वारा। दूसरा है ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, तीसरा है ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। और चौथा है इसमें ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। तो आपने अभी देखा था कि ध्वनि के बहुपरावर्तन के जो उपयोग हमने देखे थे, शहनाई देखा था, याद आ रहा होगा कि लाउड स्पीकर जो यंत्र होते हैं इनको एक इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनकी जो ध्वनि तरंगें होती हैं सभी दिशा में ना फैलकर एक ही दिशा में फैलेंगी, तो ध्वनि तरंगें श्रोता के कान तक सही तरीके से पहुंचती हैं, जिससे श्रोता सही। दूसरा हमने स्टेथोस्कोप के बारे में देखा था कि ध्वनि के बहुपरावर्तन पर आधारित है, यही पूछ लिया गया था। और पहली क्लास से हम बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जामिनर केवल अप्लाइड पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और इस तरीके कुछ, लेकिन जब हमारी क्लास लाइव कंसर्ट क्लास होगी उसमें हम सारे की सारे ध्वनि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूछे जाते हैं। जनरली हमने थ्योरी को बहुत अच्छे से करा दिया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब आपकी यांत्रिकी खत्म हो चुकी है, ध्वनि खत्म हो चुकी है, अब हम विद्युत की में प्रवेश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।